Assalamualaikum class 10, how are you? Hope all of you are fine, safe and sound. आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन जो इलेक्शंस थे 2002 के और रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बहाली और 2002 के इंतखाबात। उससे पहले पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000, ठीक है, जो कि मुशर्रफ का था। अब हमने 2002 के इलेक्शंस पढ़ने हैं और डेमोक्रेसी की बहाली पढ़नी है। सबसे पहले जो कंडीशंस ऑफ बीए जो थी वो इम्प्लीमेंट की परवेज़ मुशर्रफ ने, जब परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 2002 में मुल्क में इलेक्शंस करवाए, इंतखाबात करवाए और उन्होंने ही टुक एन ओथ as the president of country for the next 5 year in December 2002। तो उन्होंने मुल्क में पहली बार उम्मीदवार जो था, जो कि इलेक्शन के लिए कैंडिडेट था, उसके लिए बीए की शर्त जो थी वो लाजमी करार दी। उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया फॉर अ कैंडिडेट, अगर वो चाहता है कि वो नेशनल असम्बली में या सूबाई असम्बली में आए, इलेक्ट हो, तो उसको कम अज़ कम उसकी तालीमी काबिलियत जो है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए, बीए होनी चाहिए। उससे कम वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। ये पहली बार हमारे मुल्क की हिस्ट्री में हुआ था। उससे पहले कोई शर्त नहीं थी, चाहे आपने मैट्रिक किया, चाहे आपने अंडर मैट्रिक हैं, चाहे आपने एफए किया, आप कैंडिडेट हो सकते थे खड़े, लेकिन इसके बाद नहीं हो सकते, अब नहीं हो सकते। उसके बाद एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे, उनके बेशुमार जो थे वो लामहदूद इख्तियारात थे उनके पास। और फरवरी 2003 में जब वफाकी हुकूमत ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था उसके हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने, तो अनलिमिटेड पावर्स जो थी वो परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट के पास आ गई। बेशुमार जो इख्तियारात थे वो मुशर्रफ की हुकूमत के पास आ गए उस LFO के अंडर जो 2002 में उसने पेश किया था। और इस की रूह से अकॉर्डिंग टू दिस LFO और अकॉर्डिंग टू दीज अनलिमिटेड पावर्स जो परवेज़ मुशर्रफ थे, उनके पास कौन कौन सी पावर्स आ गई? उनके पास तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनको उनके जो सरबराह थे उनको वो इलेक्ट कर सकता था, वो सूबों के गवर्नर्स को इलेक्ट कर सकता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट कर सकता था, और जनरल और चेयरमैन जो था पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको भी वो अपॉइंट कर सकता था। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को भी वो अपॉइंट कर सकता था। और उसके अलावा उसके पास एक और बहुत मेजर पावर थी, वो ये थी कि वो किसी भी वक्त असेंबलीज जो थी उनको तोड़ सकता था। ये वो तमाम पावर्स थी जो कि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के पास आ गई, जब जिसके लिए हम कहते हैं कि उनके पास अनलिमिटेड जो थी वो पावर्स थी। उसके बाद LFO जो था, जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था जो 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था, वो ही मसले की जो डिस्प्यूट था उसकी वजह बनी और इलेक्शन 2008 में कैसे हुए। LFO जो था वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान झगड़े का बाइस बना, डिस्प्यूट बन गया हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि हुकूमत और अपोजिशन जो है उसके दरमियान कोऑपरेशन हो सके, दोस्ती हो सके, ताउन हो सके, ताउन का रास्ता हमवार हो सके। लेकिन 2003 में जब ART जो थी, जो उस वक्त की अपोजिशन पार्टीज़ जो थी, उन्होंने उस वक़्त जो बहुत ज़्यादा महंगाई थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, और जो अपनी पसंद के लोग जो थे, फेवरेट पर्सनैलिटीज़ जो थी, उनको कर्ज़े जो थे, लोन्स जो थे वो माफ़ कर दिए जाते थे। माफ़ कर देने पर जो मुशर्रफ की हुकूमत थी उसकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्रंट्स पर जो फेलियर था, नाकामी थी, उसके हवाले से एक वाइट पेपर शाया
किया। वाइट पेपर क्या होता है, डू यू नो? वाइट पेपर होता है एक ऐसी रिपोर्ट होती है, अथॉरिटेटिव रिपोर्ट होती है या गाइड होती है जो इन्फॉर्म करती है रीडर्स को कि वो बहुत ध्यान से उसको देखे, समझे, और जो मुश्किल इश्यूज होते हैं, जो बातें होती हैं उस किसी भी मसले के बारे में, किसी भी मसले के गलत होने के बारे में, किसी भी मसले की संगीनी के बारे में, उनको वो पढ़े और उनके ऊपर अपना डिसीजन ले, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इशू को अंडरस्टैंड करे और अपना डिसीजन जो है वो फॉर्म अप करे। तो उस वक्त जो ऑपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने मिलकर एक वाइट पेपर जो था वो शाया किया, पब्लिश किया, और 1 फरवरी 2004 को नेशनल असेंबली ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फिर से प्रेसिडेंट जो था वो इलेक्ट कर लिया। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने मुस्लिम लीग काफ कौन सी है, जो शुजात हुसैन वगैरह की पार्टी है, जो मंजूर इलाही जो है उसकी पार्टी है, उनकी पार्टी है, उनके साथ मिलकर जनवरी 2008 में इलेक्शंस जो थे उनका ऐलान किया, इलेक्शंस के लिए ऐलान किया। और उसके ऐलान किया और पहले से मौजूद जो असेंबली थी उसको ख़त्म होने से पहले, अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी, उससे पहले अगले जो थे वो 5 साल के लिए उन्होंने सदर को मुंतखब कर लिया। वजह ये थी कि 2008 में जो इंतखाबात हुए थे काफ लीग के साथ मिलकर, उसमें परवेज़ मुशर्रफ ने ये शर्त रखी थी कि असेंबली ख़त्म होने से पहले मुझे सदर मुंतखब करना है आप लोगों ने। और जनरल मुशर्रफ जो थे फिर अगले 5 साल के लिए इलेक्ट हो गए प्रेसिडेंट, और उन्होंने फरवरी 2008 में इलेक्शंस करवाए। और उन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग काफ जो थी वो जीत ना सकी, अक्सरियत हासिल ना कर सकी, मेजॉरिटी हासिल ना कर सकी, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो नवाज़ शरीफ की पार्टी है उन्होंने उसमें अक्सरियत हासिल की। और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और 2013 के जो इंतखाबात हुए उसमें मुस्लिम लीग नून को मेजॉरिटी वोट्स मिले, मेजॉरिटी अक्सरियत हासिल हुई, और इस जमात के जो नवाज़ शरीफ थे वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुए, उन्होंने वो ओहदा संभाला। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ एनलाइटमेंट, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था उसकी रोशन ख्याली का नज़रिया क्या था, उनकी रोशन नज़री जो थी वो रोशन नज़री वो क्या थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने 9 साल तक मुल्क पर हुकूमत की, और अपने इस पीरियड में उन्होंने एनलाइटमेंट की पॉलिसी जो थी उसको, रोशन ख्याली की जो पॉलिसी थी, जो नज़रिया था वो पेश किया। और ये वो नज़रिया था, ये वो डेफिनेशन थी एनलाइटमेंट की जो उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो थे, जो टर्की के मॉडर्न टर्की के फाउंडर थे, जिनके आने के बाद मॉडर्न टर्की जो था वो मॉडर्नाइज हुआ, बहुत ज़्यादा यूरोपियन स्टाइल वहाँ पर आ गया। उससे पहले तो खिलाफत के अंडर था, कैलिफेट के अंडर था, तो वो इतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं था, वो बिल्कुल मॉडर्न नहीं था। लेकिन अतातुर्क जो था उसके नज़रियात जो थे वो चूँकि बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ थे, तो उसने टर्की को बहुत ज़्यादा मॉडर्न कर दिया, लिबरल एजुकेशन दी, वहाँ पर टीवी मीडिया सब कुछ लिबरल हो गया, औरतों को उसने बड़े मिनी स्कर्ट्स और ये वो सब पर्दा शर्दा ख़त्म कर दिया था। और जो परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने भी उसी को फॉलो किया और उनसे मुतासिर होकर ये नज़रिया पेश किया। और जो परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने जो तालीमी जो हमारा एजुकेशनल करिकुलम था उसमें भी बहुत सारी चेंजेस की, और जो उलमाए कराम थे, जो हमारे मौलवी हजरात थे, उन्होंने इस बात की बहुत मुखालफत की। और परवेज़ मुशर्रफ ने जो अखबारात थे, न्यूज़पेपर्स और जो डाइजेस्ट थे, जो रसाइल थे, जो रिसाले थे, मैगज़ीन्स थे, उन पर जो पाबंदी लगी हुई थी, जो कि ज़ियाउल हक दौर में जो पाबंदियाँ लगाई गई थी वो भी हटा लिए। और जब ये सब पाबंदियाँ हटी तो बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स जो आप देखते हैं ना, 70 चैनल्स और 30 चैनल्स और 20 चैनल्स पाकिस्तानी, पहले सिर्फ PTV हुआ करता था और कोई चैनल नहीं होता था,
तो ये सब चैनल्स जो थे ये उसके दौर के बाद आए हैं, और पाकिस्तान के, और उसने औरतों के लिए, औरतों को इम्प्रूव करने के लिए उनकी कंडीशन को बहुत ज़्यादा काम किया। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक खातून डॉक्टर जो थी शमशाद अख्तर, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, गवर्नर बनाया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। और हुकूमत ने औरतों के लिए बहुत से और भी काम किए, ये क्वेश्चन बहुत आता है। और हुकूमत ने एयरफोर्स में पहली बार जो थी वो फ्लाइंग फ़ाइटर की हैसियत से औरतों को शामिल किया। और उसके बाद औरतें जो थी उनको सूबाई और जो कौमी असम्बली थी उसमें औरतों के लिए मखसूस नशिस्तें जो थी वो कायम की गई ताकि वो इलेक्शनों में अपनी सीट्स पर लड़ सकें। फिर ख़वातीन को स्मॉल लोन्स जो थे बैंक से वो दिए जाते थे इजी कंडीशंस के ऊपर, ताकि वो अपने लिए कारोबार कर सकें, अपने लिए काम कर सकें। और सूबा पंजाब में जो ट्रैफिक वार्डन्स जो थी वो भी औरतें जो थी उनको भर्ती किया गया। और फ़ौज में पहली दफ़ा कमीशन्ड ऑफिसर्स जो थी वो औरतें अपॉइंट हुई इस दौर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो मुशर्रफ के दौर में हुकूमत में निजकारी हुई और जो सनतों का क़याम आया अमल में। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे उनसे पहले बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ के जो पीरियड्स थे उसमें भी हुकूमत जो थी वो निजकारी कर चुकी थी, प्राइवेटाइज़ कर चुकी थी बहुत सारे बैंक्स को, बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स को। जिसकी वजह क्या थी, जिसका मकसद क्या था, जिसका एम क्या था? उसका एम ये था कि मुल्क से पावर्टी को ख़त्म किया जाए, गुर्बत को ख़त्म किया जाए, और जो हमारे फ़ॉरेन कर्ज़े हैं, लोन्स हैं, उनको अदा किया जाए, उनको पे किया जाए। और मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ दौर का जो हुकूमत था, दौरे हुकूमत जो था, उसमें प्राइवेटाइजेशन को जो इसलिए इस्तेमाल किया गया कि उनसे गैर मुल्की कर्ज़े जो थे वो अदा किए गए, जो बैरून मुल्क के हमारे लोन्स थे वो उन पे स्पेंड हुए, उनको लोन्स को पे ऑफ किया गया, और सोशल वेलफेयर के बहुत सारे काम जो थे वो किए गए। उसके बाद हबीब बैंक जो था उसको बेच दिया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि हबीब बैंक और यूबीएल को कितने रुपयों में बेचा गया। हबीब बैंक को 22 बिलियन में बेचा गया और यूबीएल को 13 बिलियन में बेचा गया दिसंबर 2004 में। और एक जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाया गया था उसने जो पीटीसीएल है, हमारी टेलीफोन कंपनी है, उसके 26% शेयर्स जो थे, 26% उसके जो शेयर्स थे, हसस थे, वो दुबई की एक कंपनी जो थी जिसका नाम इत्तिसालात है, उसको फ़रोख्त कर दिए, इत्तिसालात को फ़रोख्त कर दिए दुबई की एक कंपनी को। और उसके बाद पाक अरब फर्टिलाइज़र्स जो था वो मीरपुर का, उसको जो था वो सिर्फ 8 बिलियन में बेच दिया गया। उसके बाद मुल्तान की जो पाक अरब फर्टिलाइज़र को 13 बिलियन में बेचा गया। और सबसे बड़ी जो सरकारी फैक्ट्री थी पाक अमेरिकन फर्टिलाइज़र, उसको 16 बिलियन में बेच दिया गया। और मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ का जो दौरे हुकूमत था उसमें निजकारी जो थी, प्राइवेटाइजेशन जो थी, वह $2.5 बिलियन की एक साल के अरसे में पाकिस्तान ने कमाए थे। और ये पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप देखें तो 412.5 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो बनते हैं। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़, उसके बाद जो हमारी उसने इंडस्ट्रीज़ जो थी, नई सनतें जो थी वो लगीं। और मुशर्रफ दौर में मुल्क में कई नई सनतें कायम की गई, जिनमें मोटर गाड़ियाँ जो थी, मोटर व्हीकल्स जो थी वो बनाने की सनत लगी, मोटरसाइकिल बनाने की सनत लगी, चीनी बनाने की सनत, केमिकल की सनतें वगैरह, और बुनियादी ज़रूरियात का सामान जो बिजली का सामान था उसकी मीन्स फौलाद वगैरह की बहुत सारी सनतें लगी। उसके बाद हमारे पास जो प्राइवेटाइजेशन थी, जो हमने प्राइवेटाइज का वैसे मतलब क्या होता है?
प्राइवेटाइज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ चीज़ें जो है, कुछ कंपनियां या कुछ बैंक्स या कुछ और चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट लोगों को बेच देती हैं कि आप इसको चलाएं। जिस तरह प्राइवेट स्कूल होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, तो गवर्नमेंट स्कूल्स हुकूमत चलाती है, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट लोग चलाते हैं। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने बेच दी थी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए, मुस्बत असरात जो थे वो इस प्राइवेटाइजेशन के वो क्या हुए। वो ये हुए कि गवर्नमेंट की इनकम जो थी वो बढ़ गई, प्राइवेटाइजेशन की वजह से हुकूमत की आमदनी में इजाफा हो गया, हुकूमत पर जो लोड था इंस्टीट्यूट्स को चलाने का, इंस्टीट्यूशंस को चलाने का, वो ख़त्म हो गया या कम हो गया। उसके बाद निजी जो शोबा था उसकी हौसला अफजाई हुई और मुल्क में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी में इजाफा हुआ। लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो थी वो मुल्क में की और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो थी, बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें जो थी वो कारखानों और फैक्ट्रियों में बनने लगी और मुलाजमीन के काम करने की जो कैपेसिटी थी वो भी बढ़ गई। लेकिन इसके नेगेटिव, चाहे जब जब किसी चीज़ के अच्छे असरात होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, तो वहीं उसके गलत असरात भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, मनफी भी होते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले निजकारी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोगों की नौकरियां जो थी वो छूट गई। उसके बाद मुल्क की जो सरमाया था उसमें कमी हुई, जाहिर है मुल्क की आमदनी कम हो गई और जो पर्सनल लोग जो कैपिटल था, जो लोगों का पर्सनल सरमाया था, जो लोगों का ज़ाती सरमाया था, वो उसमें इजाफ़ा हुआ। चीज़ों की जो कॉस्ट थी, कीमत थी, उसमें इजाफ़ा हुआ और निजकारी की वजह से जो बाकी रह जाने वाले मुलाजमीन थे उनके अंदर भी ये डर लग गया, इनसिक्योरिटी लग गई उन वर्कर्स में कि कहीं उनकी भी नौकरी जो है वो छूट ना जाए। इकनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय परवेज़ मुशर्रफ एंड शौकत अज़ीज़, और शौकत अज़ीज़ और परवेज़ मुशर्रफ ने कुछ मुल्क में इक्तसादी रिफॉर्म्स की थी। रिफॉर्म्स होती हैं इस्लाहात, बेहतरी के लिए काम किया था। उसमें क्या था कि सबसे पहले उसने इंक्रीज़ किया जीडीपी और नई सनतों का क़याम जो था उसकी आवाज़ लगाई। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी जो होता है वो टोटल वैल्यू होती है जो चीज़ें मुल्क में प्रोड्यूस की जाती हैं या जो खिदमात दी जाती हैं, जिस तरह डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो जो चीज़ें बनती हैं और जो सर्विसेज दी जाती हैं मुल्क में एक साल के अंदर, उनका जो वैल्यू होता है, पूरा हिसाब किताब जो होता है वो जीडीपी होता है। तो मुल्क का जीडीपी बढ़ा और मुल्क में नई इंडस्ट्रियाँ जो थी वो कायम हुई। तो परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ जो थे उन्होंने जीडीपी में इजाफे पर बहुत ज़्यादा खसूसी तवज्जो दी। उन्होंने बहुत इस चीज़ पर स्ट्रेस किया कि हम अपने मुल्क में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें और अपने मुल्क के लोगों की सर्विसेज जो हैं उन पर डिपेंड करें, बजाय इसके कि हम बाहर से लोगों को मंगवाएं और उनसे सर्विसेज लें या उनसे चीज़ें बनवाएं, बाहर से मंगवाएं। हम अपने मुल्क की चीज़ों पर डिपेंड करें। और इसमें जीडीपी में 7% इजाफा हुआ और जो उन्होंने इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई और जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई थी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया और उन्होंने मुल्क में नई इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको कायम किया। उसके बाद इंसेंटिव्स दिए उन्होंने, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को, सरमायाकारी को लिए बहुत ज़्यादा तरगीब दी, बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए, अट्रैक्शंस दी लोगों को। जो लोग मुल्क से बाहर रहते थे उनको अपने मुल्क में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ़ फील्ड्स में फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको जो थे वो इंसेंटिव्स दिए। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जो गैर मुल्की जो सरमायादार थे, उनको पाकिस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की डायरेक्शंस दी। उनको ये कहा कि वो अपने जो पैसा है वो पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्ट करें, उनको एडवाइस किया। और इस तरह जो इन्वेस्टमेंट थी वो सरमायाकारी थी वो 22% उसमें इजाफा हुआ, इंक्रीज़ हुआ 22% का। उसके बाद रिडक्शन हुआ मुल्क के डेफिसिट में, मुल्क का जो खसारा था, मुल्क का जो नुकसान था उसमें कमी हुई इस दौर में। और पहले मुल्की खसारा 7% था जिसे कम करके
4.5% तक ले आए और गुर्बत को 32% के हद से निकाल के जो था वो 22% पर ले आए गुर्बत को। उसके बाद ऑब्टेनिंग एनर्जी और तवानाई का हसूल जो था उसके ऊपर उन्होंने बहुत स्ट्रेस किया और बिजली की जो मुसलसल फराहमी थी उसके लिए और जो तवानाई के हसूल के लिए उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए और जो हाइडल पावर प्रोडक्शन थी उसको चेंज किया और थर्मल प्लांट्स जो थे और हाइडल पावर प्लांट्स जो थे उनको बिजली की बजाय गैस और कोयले के प्लांट्स जो थे उनसे चलाना शुरू किया। नाउ इट्स द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर क्लास 10। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। हमने पहला चैप्टर ख़त्म कर लिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके शॉर्ट आंसर्स, इंशाल्लाह नोट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे और जब मिलें तो प्लीज़ इनको याद करना शुरू कर दें। अल्लाह हाफिज़।